तो गुड इवनिंग। स्वागत है आज की क्लास। वादा किया था आपसे करेंगे। कहाँ चल रहे थे हम? पार्ट फर्स्ट में हमने किया था मुद्रा और बैंकिंग का स्टार्ट किया था, है ना बेटा? मुद्रा और बैंकिंग पार्ट फर्स्ट हमने किया था। उसमें स्टार्ट हमने किया था शायद वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है, कब था, क्या क्या कमियां रही, इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली ऑनलाइन क्लास में देख लिया था। और जब किसी भी व्यवस्था में कोई कमी आती है तो एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। प्रकृति का नियम है, लक्ष्मी है, एक नई व्यवस्था बनती है। और वो नई व्यवस्था, नया आविष्कार, नई खोज हुई किसकी? मुद्रा की। किसकी खोज हुई? मुद्रा की हुई। तो अब बात आती है कि मुद्रा क्या है। पहली बात, सीधी परिभाषा, अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम के लिए स्वीकार किया जा सके। विनिमय के माध्यम के लिए स्वीकार किया जा सके। कहने का मतलब, मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है। अब जो है इसकी थोड़ी सी विस्तृत परिभाषा की हम बात करेंगे ना, तो इसमें वो सारे काम जो है वो हम शामिल कर देंगे जो हमारी वस्तु विनिमय में कठिनाइयां थी। क्योंकि वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां हुई ना, उन कठिनाइयों की वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा की खोज हुई। तो मुद्रा की परिभाषा में सीधी परिभाषा तो ये कह सकते हैं कि जिसे विनिमय दर के रूप में स्वीकार किया जा सके या विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सके। लेकिन साथ में अगर थोड़ी सी डिटेल परिभाषा देखेंगे तो इसके साथ में सारे काम देख लेंगे। वो जो काम है वो कौन कौन से काम हैं आपके, कि एक तो विनिमय का माध्यम, पहला काम, तो इसको परिभाषा में हम जोड़ देंगे, विनिमय का माध्यम। दूसरा जो है मूल्य का मापक। ये हमने देखा था कि मूल्य का मापक की समस्या हमारे सामने वस्तु विनिमय में आई थी। तो जो उसकी समस्याएं हैं वो इसमें गुण है। यानी वस्तु विनिमय में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो इसके गुण हैं कि किसी भी वस्तु को अमूल्य के रूप में कैसे माप सकते हैं, कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है, कैसे पता करेंगे। मेरे पास जो सामान है, मेरे पास ये बुक जो है, मेरे पास मार्कर जो है वो है, ये सारी चीज़ें, ये महंगा है कि या मेरा पेन महंगा है, कैसे पता करेंगे आप? उसके मूल्य का पता मुद्रा के माध्यम से पता चलता है कि भाई ये 5 रुपए की चीज़ है, ये 7 रुपए की चीज़ है, मतलब 7 रुपए वाली चीज़ महंगी है। तो दूसरा है हमारा मूल्य का मापक। तीसरा है जिनको कहते हैं कि भावी भुगतानों का आधार। भावी भुगतानों का आधार कहने का मतलब डेफर्ड पेमेंट्स जो हैं उनका आधार। भावी भुगतानों का आधार, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं स्थगित भुगतानों का आधार। कौन सा भुगतानों का आधार बेटा? स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतान का मतलब जिन भुगतानों को अभी करने की जरूरत नहीं, अभी किसी कारण से उनको रोक दिया गया है, बाकी बाद में करेंगे। कैसे बाद में, मतलब समझे आप? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने हमसे लोन लिया है। हमसे क्या लिया है? हमसे मतलब मैं नहीं, आप लोग हैं। आप लोगों से अमिताभ बच्चन ने क्या किया? लोन लिया है। तो आज ही दे देगा वापस? नहीं। अमिताभ बच्चन साहब क्या करेंगे? आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया जी थोड़े दिन रुको बहन जी, है ना, अभी हम पेमेंट आपका करने की स्थिति में नहीं है, थोड़ा सा फिल्म मिलेगी तो उसके बाद में हम 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल बाद में भुगतान करेंगे। तो बाद में भुगतान करेंगे, वो भावी भुगतान हो गया। किस में करेंगे? मुद्रा के माध्यम से। अपनी भैंस खोल के दे देंगे आपको? ना ना, भैंस है ही नहीं अमिताभ बच्चन के पास। खैर, भावी भुगतानों के आधार के रूप में। और चौथा है मूल्य संचय का कार्य। मूल्य संचय का कार्य। मूल्य संचय का मतलब
पैसे इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, मनी इकट्ठा करना। अगर आपके पास मुद्रा नहीं है तो आप कैसे इकट्ठा करेंगे? उस दिन भी हम वस्तु विनिमय में ये कठिनाई देख रहे थे कि इसको मूल्य संचय के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है। कि आपके पास बकरियां हैं तो आप बकरी इकट्ठी करके रख सकते हैं, अरे बकरी की एक उम्र होती है, वो कभी ना कभी मर जाएगी। अब चावल है, चावल खराब हो जाएगा, गेहूं के रूप में रखा, गेहूं खराब हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको रखना बहुत मुश्किल होगा वस्तुओं के रूप में। इसलिए इसको जो है मुद्रा में, मुद्रा के माध्यम से मूल्य संचय किया जा सकता है। कहने का मतलब विस्तृत परिभाषा क्या हो गई कि कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जिसमें ये गुण हो। कौन से गुण हो? विनिमय के माध्यम का गुण हो, मूल्य के मापक का गुण हो, भावी भुगतानों के आधार का गुण हो और मूल्य संचय का गुण हो। ये आ गई आपकी मुद्रा की परिभाषा। सिंपल आपसे पूछेगा, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा क्या है समझाइए, तो आप सीधी बात कह सकते हैं कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिनमें विनिमय के माध्यम का गुण है, मूल्य के मापक का गुण है, भावी भुगतानों के आधार का गुण है, स्थगित भुगतानों, भावी भुगतान का मतलब स्थगित भुगतान, और मूल्य संचय का जो गुण है वो आपके मुद्रा कहलाती है। हालांकि आपकी जो नोटबुक है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से लिखवा रखा है सारा कुछ, आप एक बार देख लें। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अगर किसी ने अपनी कॉपी में नहीं कर रखा है, नोटबुक में नहीं कर रखा है, तो इसको, ये पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लें। मेरी बातों को 2 बार 3 बार दोबारा सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। मुद्रा के कार्य, फंक्शंस इसके जो है, मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य बेटा 3 प्रकार के कार्य सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि पहला प्रकार का जो कार्य है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य। दूसरे जिनको हम कहते हैं गौण कार्य या सेकेंडरी कार्य या द्वितीय कार्य भी इनको कहते हैं। और तीसरी प्रकार के जो कार्य हैं हमारे, उनको कहते हैं कॉन्टिजेंट या आकस्मिक कार्य। क्या कहते हैं? आकस्मिक कार्य। पहली प्रकार के काम हमारे जो है वो है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य बेटा वो काम होते हैं जो किसी भी देश को, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है, कैसी भी अर्थव्यवस्था है, ये काम तो हर अर्थव्यवस्था में करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी काम है, एक तरह से ये कह सकते हैं। प्राथमिक कार्य जो है, यानी इस वर्ग में मुद्रा के वो काम आते हैं जो किसी भी देश और काल में, पुराने समय में भी जो है इसमें काम किए जाते थे, तो ये काम तो उनको करने पड़ेंगे। तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आए हमारे प्राइमरी फंक्शंस या प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं, उसके बाद में हम जो है दूसरे कार्यों के बारे में देखेंगे। प्राथमिक कार्य जैसे हम शुरू में हमने परिभाषा में देखे थे, वो जो काम है वो प्राथमिक कार्य है। कौन से? कि जैसे विनिमय का माध्यम। भाई जब स्टार्ट हुआ ना मुद्रा का, तब भी एक्सचेंज के रूप में, विनिमय के रूप में। विनिमय का मतलब जानते हो ना, हमने आपको कुछ दिया, बदले में आपने कुछ दिया। समझ रहे हैं आप? दुकान वाले से हमने कोई वस्तु खरीदी, बदले में हमने उसको रुपए दिए, वो है एक्सचेंज या विनिमय है। तो प्राथमिक कार्य में पहला काम है विनिमय का माध्यम। कहने का मतलब मुद्रा का प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो विनिमय का माध्यम है। दूसरा जो प्राथमिक कार्य है वो आता है आपका मूल्य का मापक या मूल्य की इकाई। मूल्य का मापक या मूल्य की इकाई, यानी प्राथमिक कार्य में ये चीज और आती है कि आपने किसी भी वस्तु को जो है कैसे मापेंगे कि ये कितने मूल्य की है ना। जस्ट ए मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले की तरह से ऐसा हो गया हो। एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, है ना। हम लिखते गए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, 1 घंटे की क्लास थी, और 1 घंटे की क्लास के बाद में पता चला अरे रिकॉर्डिंग ऑन करना तो भूल ही गए। देख लो एक बार, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ था, रिकॉर्डिंग करना भूल गए। एक दिन ऐसा हुआ था
कि माइक में हम बोल रहे हैं और माइक को जो है ना लैपटॉप में डाला ही नहीं। बाद में सर पकड़ लिया भाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये गड़बड़ हो गया। खैर, आज हम ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये फोन वोन बीच में मत करो भाई। ये आप ही की क्लास के भाई साहब राकेश जी फोन कर रहे हैं। हम इनको बाद में फोन लेंगे, अभी काट देंगे। जस्ट ए मिनट, इनको मैसेज कर देता हूँ कि आप थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाएंगे भाई साहब हमारे। हम्म, तो हम कहाँ चल रहे थे? प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य मतलब वो काम है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में आपको करने ही हैं। तो दो मुख्य काम जो हैं वो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अब बात आती है द्वितीय कार्य या सेकेंडरी, मुद्रा के गौण कार्य जिनको हम कहा। कौन से कार्य कहा? गौण कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस। इसमें सबसे पहला आता है स्थगित भुगतानों का आधार या भावी भुगतानों का आधार। वहां पे लिखा था ना हमने मुद्रा के कार्य में, स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा का जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? जितने भी भुगतान स्थगित कर रखे हैं, भावी भुगतान करने हैं, भविष्य में जो उनको भुगतान करना है, वो सारे के सारे भुगतान जो है वो मुद्रा के माध्यम से किए जा सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है ऋणों का भुगतान। ऋणों का भुगतान। फिर आता है दूसरा जो गौण कार्यों के अंतर्गत आता है या सेकेंडरी या द्वितीय कार्यों के अंतर्गत आता है, वो है आपका मूल्य का संचय। वहां पे जो कार्य हम देख रहे थे उनको हमने पार्ट्स में बांट दिया है। जो स्टार्टिंग के दो देखे थे वो हमारे प्राथमिक कार्य हैं, और ये दूसरे जो काम है वो मूल्य का संचय। कहने का मतलब हमको पैसा इकट्ठा करना है, हमको धन इकट्ठा करना है, तो वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? अ, मुद्रा के माध्यम से। क्या जैसे हमें क्या हो गया, बचत करनी है, तो बचत किस में करेंगे? मुद्रा के रूप में। तो ये आपका एक्टिव फंक्शन है मुद्रा का। एक तीसरा इसमें और आ सकता है, हम शामिल इसमें कर सकते हैं तीसरा, गौण कार्य के अंतर्गत ही मूल्य का हस्तांतरण। इंपॉर्टेंट काम है मूल्य का हस्तांतरण। कि देखिए, वस्तु विनिमय में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये मूल्य का हस्तांतरण उसकी एक समस्या है। यानी आप इस तरह से दिमाग में रख लें कि आपने जब वस्तु विनिमय पढ़ा और वस्तु विनिमय के बारे में कठिनाइयां पढ़ी, तो जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयां थी उन कठिनाइयों को दूर किया हमने। किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। यानी उसकी जो कठिनाइयां हैं वो मुद्रा के कार्य हैं। तो मूल्य का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करना। जैसे हमारे यहाँ पे मकान है मेरे पास, यहाँ पे मकान है, और यहाँ से मैं सिटी ए से शिफ्ट होकर सिटी बी में चला गया। कहने का मतलब मैं अहमदाबाद से बॉम्बे चला गया। अहमदाबाद से बॉम्बे गया तो यहाँ पे मेरे पास मकान था और मैंने घर छोड़ दिया, यहाँ चला गया। अब मकान सिर पे रख के तो नहीं ले जा सकता ना, यहाँ पे उठाइए भैया, सिर पे मकान रखिए, है ना, और फिर चलिए इधर 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 पहुंचे। नहीं, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो क्या करेंगे कि ये किसी भैया जी को बेच देंगे कि लीजिए आप मकान हमारा खरीद लीजिएगा, और इसका बदले में पैसा दे दीजिएगा। और पैसा इन्होंने दिया और हमने जेब में डाला या बैंक में जमा करवाया, कैसे भी तरीके से, और हम यहाँ पे बी में पहुँच गए। और वो पैसा वहाँ से निकाला और हमने यहाँ पे नया जो मकान है वो खड़ा कर दिया, है ना। हमने बना ली हमारी वहाँ पे एक झोपड़ी और उसमें हम रहने लग गए। तो ये मूल्य का हस्तांतरण का काम जो है वो द्वितीय कार्य के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बेटा बात? अब देखिए, तीसरी बात जो है वो है हमारे आकस्मिक कार्य, कंटीजेंट कार्य जिनको हम कहते हैं, फंक्शंस। आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य आपके जो हैं वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जहां पे अर्थव्यवस्था चलने लग गई है अच्छी तरह से। आजकल
हर देश की अर्थव्यवस्था जो है, जिसमें आयात निर्यात भी होता है, वहाँ पे शाख का निर्माण भी होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में जो कार्य होते हैं वो आकस्मिक कार्य हैं। आकस्मिक कार्यों में सबसे पहला है साख निर्माण का आधार। साख निर्माण का आधार कहने का मतलब मुद्रा के माध्यम से किसी भी देश में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सामान्यतः दो तरह के बैंक होते हैं किसी भी देश में। जैसे इंडिया की बात करें तो आरबीआई होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है या केंद्रीय बैंक है। और दूसरे कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यावसायिक बैंक हैं, हमारा एसबीआई है, यूको बैंक है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये व्यावसायिक बैंक हैं। तो साख निर्माण का आधार जो है वो मुद्रा के माध्यम से होता है। यानी हर देश में चेक चलता है, हर देश में डिमांड ड्राफ्ट जो है वो चलता है, डीडी जिसको हम कह रहे हैं। यानी ये सारे साख पत्र हैं, इनका निर्माण जो है मुद्रा के माध्यम से होता है। दूसरी बात आती है, अधिकतम संतुष्टि की बात आती है। अधिकतम संतुष्टि मुद्रा के माध्यम से अगर हम वस्तुएं खरीदते हैं, हमको संतुष्टि कब मिलती है? जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हमको शर्ट खरीदना है ना, हमको शर्ट खरीदना है, हमको बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, और कुछ खरीदना है, तो किसके माध्यम से खरीदेंगे? मुद्रा के माध्यम से। और मुद्रा के माध्यम से जब खरीदेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। तो ये संतुष्टि किसके माध्यम से होती है? मुद्रा के माध्यम से। तीसरा जो पॉइंट है इसका, वो है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण। उत्पादन का जो चैप्टर पढ़ा था हमने, वहां पे ये चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? उत्पादन, सॉरी, उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के साधनों में हमने क्या देखा था, याद है ना? भूमि, पूंजी, ईटीसी, जो भी है, उद्यम वगैरह, जो भी सारी चीजें हमने देखी थी। श्रम है। तो ये उत्पादन के साधन है बेटा। और इन उत्पादन के साधनों को ये फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इनके उत्पादन के साधनों को, जैसे हमने कहा था कि भूमि के बदले में हम क्या देंगे? किराया देंगे, रेंट, लगान वगैरह, जो भी हमने कहा था। इस पूंजी के बदले में क्या, किसका भुगतान करेंगे? हम ब्याज का भुगतान करेंगे। ये भाई साहब श्रम के रूप में काम कर रहे हैं, फ्री में काम करेंगे आप यहाँ पे? नहीं करेंगे। तो इनके बदले में क्या करेंगे हम? मजदूरी। और बाकी लास्ट में जो एक जो अपना सेटअप लेके बैठा है, जो अपना उद्योग धंधा चला रहा है, तो उसके अंदर वेतन वगैरह और उसका लाभ वगैरह सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो उत्पादन के साधनों का वितरण जो किया जाएगा, उत्पादन के साधनों का वितरण जो किया जाएगा, वो एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण है। क्योंकि राष्ट्रीय आय में आय जो हुई है उत्पादन के साधनों को, वो उन उत्पादन के साधनों के बदले में जो है उनको जो भुगतान किया जाएगा, वो किसके माध्यम से किया जाएगा बेटा? वो किया जाएगा आपको मुद्रा के माध्यम से। और फिर एक बिंदु इसमें आता है पूंजी की तरलता में। पूंजी की, जस्ट ए मिनट, पूंजी की तरलता, लिक्विडिटी जिसको हम कह रहे हैं, पूंजी की तरलता में वृद्धि। कारण केन्स की बात करें हम, जिसको सामान्यतः केंज लिखते हैं, कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। सामान्य स्वीकृति का मतलब किसी भी वस्तु के बारे में उसको कितना जल्दी हम स्वीकार कर पाते हैं, वो उसकी स्वीकृति है। यानी हाँ, किसी से हमने कुछ वस्तु ली, किसी से हमने ले ली, क्या लिए? लड्डू लिए। और बदले में, दुकान से हमने लड्डू लिए, बदले में हमने उसको कहा कि भाई आप जो है हमारे पास बकरी है एक, वो ले लीजिएगा। वो कहेगा भैया मुझे बकरी की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इसकी सामान्य स्वीकृति नहीं है। लेकिन लड्डू के बदले अगर हम ये कहें कि हम आपको रुपए देंगे, आपको डॉलर देंगे, अगर हम दूसरे देश में हैं, तो वो स्वीकार कर लेगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वीकार कर लेगा, मुद्रा को स्वीकार कर लेगा। लेकिन वस्तुओं को, अ, आपने जो है किसी बकरी खरीदने जा रहे हैं और उसको कहें कि हम आपको लड्डू दे देंगे, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा भैया पैसे चाहिए, लक्ष्मी जी के बिना काम नहीं चलता है। तो ये पूंजी की तरलता में वृद्धि होती है। इस तरह से ये हो गए हमारे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य जो अभी हमने पढ़े, तीन प्रकार के काम, कौन कौन से, वापस से देखेंगे हम। प्राथमिक कार्य,
द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। ठीक है बेटा, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य में दो आए हमारे, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। द्वितीय कार्य जो हमने देखे थे उसमें हमने ये दिखा था स्थगित भुगतानों का आधार, भावी भुगतानों का आधार जिसको हमने कहा था, और मूल्य के संचय के रूप में हमने देखा था, और मूल्य के हस्तांतरण के रूप में। वो आपके द्वितीय कार्य हैं। और आकस्मिक कार्य में आपने ज़्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। साख निर्माण का आधार बनता, अधिकतम संतुष्टि का माप है, राष्ट्रीय आय का वितरण हो गया, और एक दो और हैं, शोधन क्षमता की गारंटी की बात भी हम भी कर लेते हैं, निर्णय का वाहक, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है वो सफिशियंट है। और पूंजी की तरलता में वृद्धि। अब ये जो तीन प्रकार के काम हैं उनको मुद्रा की गति के आधार पर दो जगह बांट सकते हैं। एक तो कार्य होते हैं आगत्यात्मक, स्टेटिक फंक्शंस, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्थिर कार्य, स्टेटिक फंक्शंस। आगत्यात्मक, हिंदी शब्द बड़े कलिष्ट से होते हैं, स्टेटिक फंक्शंस। इसमें जो आपके पहला और दूसरा जो काम है ना, ये सारे के सारे स्टेटिक फंक्शंस में आते हैं, और दूसरे आते हैं डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब गत्यात्मक कार्य या प्रावेगिक कार्य भी कई बार इसको लिखते हैं। ये इनको आगत्यात्मक की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, स्थैतिक कार्य भी कई बार कहते हैं इनको। यानी जो आपके प्राथमिक और द्वितीय कार्य हैं इनको स्थैतिक कार्य कहते हैं। और ये जो आकस्मिक कार्य हैं, जो अर्थव्यवस्था से, जहां हमने कहा कि पूर्ण अर्थव्यवस्था चालू है, वहां के जो कार्य हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था को वेग देते हैं। ये डायनेमिक क्यों हुए? क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देते हैं ये कार्य, साख वगैरह और तरलता का, राष्ट्रीय आय का वितरण, ये सारा हमारी इकोनॉमी जो है उसको गति प्रदान करते हैं, इसलिए इनको प्रावेगिक कार्य कहते हैं। समझ में आ गई बात? हमने क्या कहा कि प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य ये स्थितिक कार्यों में आते हैं, और आकस्मिक कार्य जो है वो कौन से कार्य हैं? प्रावेगिक कार्य। तो ये हो गए आपके मुद्रा के कार्य। अब थोड़ी सी बात एक और कर लेंगे हम, एक करते हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग आपके है सिलेबस में, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग हमें ये बताती है कि कुछ लोग जो है करेंसी क्यों चाहते हैं, कुछ लोग करेंसी क्यों चाहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि कोई भी सौदे जो होते हैं, लेन देन जो होते हैं, लेन देन के संचलन के लिए, लेन देन के संचलन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मुद्रा की जरूरत पड़ती है। और जितनी, तो लोग कितनी मुद्रा चाहते हैं वो मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग डिपेंड करती है बैंक ब्याज दरों पर। बैंक की ब्याज दरों पर सोचिए, बैंक ने ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं, बैंक ने ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। अब सोचिए कि आपका जो बैंक है वो एफडी की रेट्स मान लीजिए फिलहाल 6% है, और ये कह दे कि हम एफडी पर जो है वो 10% देंगे, तो लोग क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे कि बैंक में जमा करवाएंगे? वो बैंक में जमा करवाएंगे। अरे भैया, आप 6% मिल रहा है, हम घर पे रख के क्या करेंगे? 10% के हिसाब से बैंक हमको हम्म, ब्याज देगा, तो बैंक में जमा करवाएंगे। कहने का मतलब, अगर बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो मुद्रा की मांग गिरती है, और बैंक ब्याज दरें गिराता है तो मुद्रा की मांग बढ़ती है। जैसे मान लीजिए 10% को करके 2% कर दिया ब्याज, तो फिर लोग मांग लेंगे कि भाई 2% हम अपने पास। और यही बात केवल जमाओं के लिए नहीं है, जो लोन्स वगैरह हमारे होंगे उनके लिए भी लागू होता है कि अगर कम दरें होंगी, लोन की दर मान लीजिए किसी भी, आपने कार लोन लेना है, और कार लोन में आपका जो है 14% से घटा के उन्होंने कह दिया कि भैया हम आपको 6% पे कार लोन दे देंगे, तो सारे के सारे पैसा लेना चाहेंगे, अरे बैंक से पैसे ले ले, सस्ता मिल रहा है, और बाद में कार खरीदेंगे, देखा जाएगा बाद में। तो ये आपके मुद्रा की मांग की बात है। और अब आगे आता है आपका मुद्रा की पूर्ति। व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, इनको बेटा बाद में देखेंगे, जब भी समय मिलेगा मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।